हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज़ आशु एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 24 सितंबर 2020 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्स और साथ ही साथ जो है वो आज हम 4 से 5 करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमारा अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको या तो हमारी साइट पे विजिट करना है अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा ही आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी? देखो, उसमें डेली जो है वो करंट अफेयर मिलेंगे, लाइक डेट वाइज पीडीएफ्स होंगी, वीकली पीडीएफ्स होंगी, वीकली टेस्ट होंगे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मैं कहाँ पे जो है वो खड़ा हुआ हूँ और कितने क्वेश्चन मुझे कितने बार रिवाइज करने से जो है वो करंट अफेयर जो है मुझे याद हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बंदों को जो है वो एक बार में ही पढ़ने से या वीडियो सुनने से याद हो जाते हैं, कई बार पांच पांच बार पढ़ने से जो है वो याद नहीं होते। उसका सिर्फ एक ही लैक पॉइंट है कि वो कंसंट्रेशन से नहीं सुन रहे। अदरवाइज करंट अफेयर एक इतना ईजी टास्क है कि आप आराम से एक दो बार सुनोगे, एक दो बार करोगे उसको खुद, तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। और इसमें एक मंथली पीडीएफ जिसमें दो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। एक तो बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, जो कि आईबीपीएस और बैंकिंग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और एक है पॉकेट पीडीएफ की अगर आपने जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज करना, आपका पेपर नज़दीक है, तो आप पिछले 3-4 महीने के करंट अफेयर जो है इस पॉकेट पीडीएफ से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल रही हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे जो है वो आपको क्या मिल रहा है, ये सब्सक्रिप्शन मिल रही है। आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट और मिल सकता है अगर आप ये कोड यूज़ करोगे H10। तो इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है वो अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स और पहला हमारे पास करंट अफेयर है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मोक्ष कलश योजना 2020। एक अलग तरह की स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, मोक्ष कलश योजना। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो बच्चे उस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और आंसर क्या है इसका, राजस्थान। जो राजस्थान के बच्चे हैं वो तो मतलब इसको क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज बाकी स्टेट्स के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। तो मोक्ष मतलब सिंपली हम कह देते हैं मृत्यु, कलश मतलब जो हमारे पास एक लोटा होता है, तो इसका मतलब मोक्ष कलश, इस तरह से याद रखोगे। क्या है कि जिस परिवार में कोई मृत्यु हो गई है, तो कोविड के कारण अब जो है वो आना जाना जो है वो मुश्किल है, तो एक फ्री बस ट्रेवल जो है वो स्टार्ट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें उस फैमिली के दो बंदे जो हैं वो जा सकते हैं और वहां पे अस्थियां जो हैं वो बहा सकते हैं। कहाँ पे बहाते हैं अस्थियां? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में, जो कि कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में है। तो वहां पे फ्री बस ट्रेवल इसमें दिया गया है और हरिद्वार में जा सकते हैं फैमिली के दो बंदे। और ये कौन चलाएगा स्कीम को? बाय डिफॉल्ट उस स्टेट का जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट होगा वो इस स्कीम को चलाएगा। तो ये आपने एक दो चीजें जो है वो इसमें याद रखनी है। राजस्थान दोस्तों वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राजस्थान में कलादेव गना नेशनल पार्क है, कलादेव गना नेशनल पार्क है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सांबर लेक है, दैट इज द सॉल्टीएस्ट लेक। अगर आप कहोगे राजस्थान की, तो वो कौन सी है? सांबर लेक है। लूनी रिवर है, यहाँ पे एक ही रिवर है बेसिकली जो राजस्थान में मेन है, वो कौन सी है? लूनी। और वो भी क्या है? सॉल्टी है आपके पास। और यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क। एक आपके पास कलादेव गना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यस। एक रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। सरिस्का, रणथंबोर, डेजर्ट नेशनल पार्क, कलादेवगना नेशनल पार्क, सांबर लेक दैट इज द सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ राजस्थान, लूनी रिवर दैट इज द सॉल्टिएस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। तो कितनी चीजें जो है वो आप राजस्थान से समझ सकते हो। और राजस्थान के बारे में आपको पता ही है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी। आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, अशोक गहलोत जी। अभी इनका आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट हुआ था सचिन पायलट जी के साथ, जो इस स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उनसे वो पद जो है वो छीन लिया गया है। लेकिन आपने याद रखना है अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हो गया, सॉरी, गवर्नर कौन है इस स्टेट के? कलराज मिश्रा जी। कौन है? कलराज मिश्रा जी। तो ये गवर्नर हैं राजस्थान के। तो ये दो तीन चीजें आपने राजस्थान के बारे में याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं कि हरिद्वार जा सकते हो और सारा का सारा खर्चा जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो इसको चलाएगा। और इसमें एक चीज़ और जो रह गई है वो क्या है कि ये स्कीम जो है वो सब लोगों के लिए है, सिर्फ दो कैटेगरी को छोड़ के। एक तो अगर वो बंदा इनकम टैक्स पे कर रहा है तो आप जो है वो ये फ्री सेवा का लाभ नहीं उठा सकते, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी जो है वो इस फ्री सेवा के अंदर नहीं आएंगे। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये इनकम टैक्स नहीं पे करते और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो ये दो चीजें आप साथ में याद रखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री बिगेन जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल अमंग बॉर्डर इन कपिला वस्तु डिस्ट्रिक्ट। नाउ इसमें देखो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। एक तो इसमें वर्ड क्या आ गया, कपिला वस्तु डिस्ट्रिक्ट। तो कपिला वस्तु आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो कि कपिला वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ तो महात्मा बुद्ध से किस तरह से रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल है, कपिला वस्तु मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी जगह की, लुम्बिनी की बात कर रहा हूँ। और अगर लुम्बिनी की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ, नेपाल की। तो इसका मतलब ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है, नेपाल की। ये बेसिकली सिक्योरिटी पेट्रोलिंग है कि जैसे जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है नेपाल की और हमारा सीमा सुरक्षा बल है, तो ये दोनों पेट्रोलिंग करेंगे बॉर्डर एरिया के ऊपर। एक तो कोविड-19 की डिजीज को फैलने नहीं देना, मतलब उसको कंट्रोल करना है। दूसरा इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होती है नेपाल इंडिया बॉर्डर पे, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो दो चीजों के लिए इसको किया गया है। एक तो आपने याद रखना है कोविड-19 के लिए, और दूसरा जो है वो किसके लिए किया गया है, एक किया गया है इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज को रोकने के लिए। तो इंडिया और नेपाल का ये याद रखना आपने। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है इसके अंदर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, और वो कौन है, केपी शर्मा ओली। कैपिटल आपको पता है काठमांडू। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन सिचुएटेड इन द काठमांडू। So remember this, that is 8848 meter, that is the highest mountain all over world. So you can see in the picture, that is the joint security patrol along border in the Kapila Vastu. So one question from the history also. Next question, which India and which country unveiled a dedicated website for all information related to education projects? Now इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो कंट्री कौन सी है जिसके साथ इंडिया ये टाई अप कर रहा है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एक वेबसाइट जो है वो दोनों कंट्रीज ने लॉन्च की है जिस टाई अप के थ्रू वो एजुकेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब वो एजुकेशन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो आपने याद रखना है कि उस स्टेट में या उस कंट्री में आप कह सकते हो कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो ज़्यादा आने के कारण वहां पे जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तबाह हो गई या ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई। तो उसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खत्म हुए हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स जो खत्म हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खत्म हो गया है, तो इंडिया कहता कि हम वहां पे उन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इंडिया की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए आप कह सकते हो, या फिर चाइना का जो दबाव है वो कम करने के लिए ये इस कंट्री के साथ मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और उनके एजुकेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया बनाएगा। और वो कौन सी कंट्री है, फिर से नेपाल। तो दो चीज़ें होगी नेपाल के लिए, एक तो पेट्रोलिंग एक्टिविटी होगी और एक एजुकेशन प्रोजेक्ट भी जो है वो इंडिया बना के दे रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक ज्वाइंट नाम रखा है उस वेबसाइट का। तो उस वेबसाइट का नाम क्या रखा है, GOI। क्या नाम रखा है, GOI। बीच में क्या आएगा, CBRI, और फिर क्या आएगा, नेपाल। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने क्या रखा है, इसका नाम रखा है। GOI स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लास्ट में नेपाल हो गया। CBRI स्टैंड्स फॉर जो वहाँ पे काम कर रहा है, बेसिकली जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डेवलप कर रहा है वो कौन है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो क्या कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है। क्या मुझे नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम बता सकते हो, नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मैं आपको बता चुका हूँ केपी शर्मा ओली, कैपिटल बता चुका हूँ काठमांडू, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी याद रखोगे आप इसको, विद्या देवी भंडारी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेपाल। ना आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया और नेपाल, और मैंने पहले ही बता चुका पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटिव इन द एजुकेशन सेक्टर, ओनली फॉर द एजुकेशन सेक्टर। ये चीज को आपने याद रखना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज इंक्ड MOU विद विच कंट्री टू कोलैबोरेट इन टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप। तो बहुत ही दो सिंपल चीजें हैं इसके अंदर जो आपने याद रखनी है। न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने बढ़ाना चढ़ाना नहीं है इसको, कि जो टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स हैं कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कि दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के स्टार्टअप्स को एक्सेप्ट करेंगी, एक दूसरे के कंट्री के सिटीजन्स को जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनोवेटिव तरीके से जो वो लॉन्च करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो टेक इनोवेशन के अंदर जो है वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे का सहयोग देंगी। तो ये दो टाई अप्स जो है वो आप कह सकते हो दो कंट्रीज के बीच में हुए। हमारी तरफ से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, iCreate। iCreate का मतलब क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये तो iCreate हो गया। उस तरफ से जो दूसरी कंट्री है उसका जो नाम है वो क्या है, स्टार्टअप नेशन सेंट्रल। क्या है, स्टार्टअप नेशन सेंट्रल। और वो कौन सी कंट्री का है, वो है किसका, इजराइल का। तो iCreate इंडिया का है, और स्टार्टअप नेशन सेंट्रल जो है वो किसका है, इजराइल का है। तो इंडिया और इजराइल ने साइन किया है ताकि हम क्या कर सकें, इनोवेशन को बूस्ट कर सकें और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को जो है वो क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को या कॉर्पोरेट्स को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स चलाने में हम क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। तो ये बेसिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और एशिया में आपको पता ही है कि अब सबसे बड़ी डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट की कौन सी बन गई है, इंडिया बन गई है। तो इसीलिए काफ़ी
आप कह सकते हो कि रेटिंग एजेंसीज ने कहना स्टार्ट कर दिया कि 2022 में इंडिया ग्रो करेगा। काफ़ी कंट्री जो है डिक्लाइन करेंगी बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट 2020 में इंडिया 22 में इंडिया क्या कर सकता है, ग्रो। इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया 19% ग्रो करेगा 2022 में। तो दिस इज एक्सेप्शनली ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इनोवेशन है ये इंडिया और इसराइल के बीच में। जस्ट आपने याद रखना एक वर्ड, स्टार्टअप के लिए किसके साथ टाई अप हुआ है या कोलेब्रेशन हुई है, तो वो हुई है इसराइल के साथ। और मैं बता रहा था इंडिया का आई क्रिएट और उधर कौन सा है, स्टार्टअप नेशन सेंट्रल। और इसराइल के बारे में आप लोग जानते हो, कैपिटल इज जेरूसलेम, करेंसी इज इजरायली शिकल, और यू कैन से दैट इज द सेकल, एंड प्रेसिडेंट इज रूवी रिवलिन। सो याद रहेगा मेरे ख्याल से रूवी रिवलिन का नाम, और अदरवाइज इनका पूरा नाम है रियूविन रूवी रिवलिन, सो RRR। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नाउ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये बेसिकली एक पिक्चर से आप देखोगे, लर्न फ्रॉम पिक्चर है कि बजाज फाइनेंसरी जो है वो अब उतर आई है हेल्थ टेक सोल्यूशन बिजनेस के अंदर भी। मतलब वो हेल्थ से रिलेटेड भी अब सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या रखा गया, आरोग्य केयर। क्या रखा गया है, आरोग्य केयर। तो इसका काम क्या है कि ये प्रिवेंटिव मेजर बताएगा और प्रीपेड हेल्थ केयर पैकेजेस आपको देगा बजाज फाइनेंस, कि किस तरह से आप जो है वो हेल्थ सेक्टर में भी बजाज फाइनेंसरी का यूज जो है वो कर सकते हो। और उसमें भी आपको जो है बजाज फाइनेंस क्या देगा, कुछ पैसे प्रोवाइड करेगा एक तरह से लोन की तरह, और उसको भी आप जो है वो 0% इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। यही खासियत बजाज फाइनेंसरी की दूसरी जगह पे रही है, यहीं जो है वो अब किस में रहेगी, हेल्थ सॉल्यूशंस में भी रहेगी। और बजाज फाइनेंसरी के मैंने बताया था अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, वो बनाया गया आयुष्मान खुराना को। मैंने, आपने शायद ऐड देखी भी होगी, मैंने 7-8 दिन पहले इसको कवर भी किया था न्यूज़ को। और चेयरमैन बजाज फाइनेंसरी के संजीव बजाज जी हैं, संजीव बजाज। हेडक्वार्टर इनका पूना महाराष्ट्र है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इनके चैटबॉट का क्या नाम है, जो कि आप कोई भी ग्रीवियंस कुछ भी पूछना चाहते हो बजाज फाइनेंसरी से, तो आप इस चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो, और उसका नाम है ब्लू, BLU। Now moving to next question. National Stock Exchange signed a formal agreement with which country stock exchange in order to operationalize the NSE International Financial Service Center? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो बना रहा है। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प के साथ जो है वो इसको बनाया जा रहा है, और इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसके दो चीज़ें हैं, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। देखो NSE जो साइन कर रहा है वो कर रहा है SGX के साथ। SGX जो है वो क्या है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सिंगापुर हो गया। तो जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली उनके साथ ये साइन अप हो रहा है, ताकि जो गिफ्ट सिटी है हमारी, गिफ्ट सिटी बताओ भाई फटाफट कौन सी है, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। तो वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्ट करें, इसलिए SGX के साथ जो है वो टाई अप हुआ है, ताकि गुजरात के अंदर, या आप कह सकते हो सिंपली गांधीनगर के अंदर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो क्या हो, ये इन्वेस्टमेंट करें, और लिक्विडिटी जो पैसे का आना है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये सिंगापुर के साथ आपने याद रखना है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, SGX जो है वो सिंगापुर का हो गया, टू डिपेंड लिक्विडिटी ऑफ निफ्टी प्रोडक्ट्स इन गिफ्ट सिटी। ताकि जो निफ्टी है मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, या आप कह सकते हो नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 कंपनीज, मतलब 50 कंपनीज आती हैं निफ्टी के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गिफ्ट सिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। और SGA सिंगापुर इंडेक्स के साथ जो है वो ये टाई अप हुआ है। और सेंसेक्स का मतलब आप बता सकते हो क्या मुझे, सेंसेक्स की इंफॉर्मेशन क्या है, कि सेंसेक्स का एब्रीवेशन है बेसिकली सेंसिटिव इंडेक्स। याद रखोगे, सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। और टोटल कितनी कंपनीज आती हैं सेंसेक्स के अंदर, 30। सेंसेक्स आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, दैट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड दिस इज द नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 कंपनी, ये आता है NSE के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो याद रखोगे, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो, इट इज ऑपरेशनलाइज द NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विद द SGX कनेक्ट। और NSE IFSC SGX कनेक्ट यूनाइट्स इंटरनेशनल एंड गुजरात इंटरनेशनल, ये गिफ्ट सिटी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इस चीज को याद रखना। और गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गांधीनगर। इसको मैं 2-3 बार बता चुका हूं, तो याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। ये मिलता है जर्नलिज्म में। करेजली आपने जो बहुत ही चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग की है बिना किसी से डरे हुए, और ये अवार्ड जो है वो जर्नलिज्म के अंदर ही दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। अब इस ये कौन प्रेजेंट करता है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को देती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स।
वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर, ये इस अवार्ड को देती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दो जगह पे, एक तो है पेरिस मतलब फ्रांस में हो गया, एक कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट में हो गया, मतलब कौन सी कंट्री में हो गया? जर्मनी में। तो एक जर्मनी में, एक कहाँ पे हो गया? फ्रांस में। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर और न्यूज़ पब्लिशर्स। और ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है जीनिथ बेडोआ लिमा को। इसको मिला है जीनिथ बेडोया लिमा को। और आपने याद रखना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं कोलंबिया से। और इनके न्यूज़पेपर का नाम है, जिस न्यूज़ एजेंसी में ये काम करती हैं उसका नाम है एल तिम्पो, LTIEMPO, एल तिम्फो। तो उस न्यूज़पेपर में ये काम करती हैं। और इस ये अवार्ड खास करके इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है, और पर्सनली जो है वो इनसे इंस्पायर होकर काफ़ी वुमेन ने जो है वो इनके लिए जो है वो काम करना स्टार्ट किया, और इनके साथ मिलके जो है वो वुमेन के राइट्स की जो है वो डिमांड की है। तो इसलिए जो है इनको अवार्ड मिला है। रिसेंटली इनको मई जून के आसपास, मेरे ख्याल से मई के अंदर जो है वो इनको एक अवार्ड मिला था, जिसको कहा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वो भी इनको दिया गया था। तो दो हो गए, एक तो यूनेस्को की तरफ से भी प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है, और साथ ही साथ जो है वो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ पब्लिशर है उनकी तरफ से भी अवार्ड मिला है, जिसको कहा गया गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। तो यूनेस्को का भी याद रखना है, और गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड भी। तो एक ही पर्सन है, वो कौन है? जेनिथ बेडोया लिमा। और आप देख सकते हो इनकी पिक्चर, इससे याद रहेगा थोड़ा सा। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? कोलंबिया से। तो दो तीन चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बैंक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा अपनी बैंक करप्सी के कारण, कि खत्म हो जाएगा, इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए जो है वो इसके एडमिनिस्ट्रेटर को चेंज किया गया है। नए एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो कौन आए हैं? नए एडमिनिस्ट्रेटर जो आए हैं वो कौन आए हैं? AK दीक्षित। याद रखना है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक, और वो कौन है? AK दीक्षित। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? JB बोरिया को क्या किया है? रिप्लेस किया है। और अभी अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में ही जो है वो इनके CEO भी जो है वो चेंज हुए हैं। CEO कौन बना है? सुरिंदर पाल सिंह राम सिंह। तो चाहे आप याद कर सकते हो सुरिंदर पाल राम सिंह, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन सुरिंदर पाल वर्ड जो है वो याद होना चाहिए। ये CEO बनाए गए हैं। और न्यू एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनाए गए? AK दीक्षित। CEO ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने याद रखना है न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि PMC बैंक, इसका हेडक्वार्टर तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। CEO मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन है? सुरिंदर पाल सिंह, और सुरिंदर पाल सिंह राम सिंह। क्लियर? PMC याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आप इनकी पिक्चर देख सकते हो AK दीक्षित जी की, और इसको पिक्चर से भी जो है आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये सिर्फ 17 साल की एक लड़की है जो इन्वायरमेंट के लिए, खास करके रीजनल एम्बेसडर, मतलब सिर्फ इंडिया के लिए जो है वो इनको इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आप कह सकते हो इको फ्रेंडली टेक्निक्स को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, ताकि ये प्रमोट करेंगी इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स को। और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से बनाया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या है? खुशी चिंदालिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो फ्रेंड्स, खुशी चिंदालिया की सुन के बहुत खुशी हुई कि इनको जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो है वो रीजनल एम्बेसडर जो है वो बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है? जब इन्होंने देखा कि अपने आसपास जो है वो डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन्होंने सोचा कि नेचर को कंजर्व किया जाए, और काफ़ी टाइम से ये नेचर को कंजर्व करने के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, इसलिए इनको जो है रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है। और हमारे लिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये पूछा जाता है अक्सर। और ये कहाँ पे है? नैरोबी। ज़्यादातर बच्चे आंसर लगाते हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे? नैरोबी कीनिया में है। कहाँ पे? कीनिया में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर, INGER, इंगर एंडरसन पूरा नाम है उनका, अदरवाइज याद रखोगे इंगर। तो ये था हमारे पास यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से। नेक्स्ट आते हैं अगली न्यूज़, दैट इज एलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको को बना दिया गया है बेलारूस का प्रेसिडेंट। 6th टाइम ये बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने गए हैं। आपने याद रखना है ये इनकी 6th टर्म है, 5 साल के लिए इनको चुना गया है। नाम क्या है? एलेक्जेंडर लुकाशेंको। और बहुत ही हैरानी की बात यह है कि जब वोटिंग हुई तो 80% लोगों ने इनको जो है वो वोट किया है। और बाकी जो ऑपोजिट कैंडिडेट था उनको 10% ही वोट मिली हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जो वो 6 टाइम जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया है। किसका? बेलारूस का। बेलारूस की कैपिटल दोस्तों, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। याद रख सकते हो मिन्स्क।
और करेंसी कौन सी है? बेलारूसियन रूबल। रूबल बेसिकली जो करेंसी आई है वो कहाँ से आई है? रशियन एडमिनिस्ट्रेशन से आई है। तो रूबल आपने याद रखना है, बेलारूसियन रूबल। तो दो तीन चीज़ें होगी और ये दोनों तीनों याद रखनी है। आईबीपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मार्क अंडर इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर इसको मार्क कर लो। एक कंट्री है दैट इज द बोगनविले। शायद आपने नहीं सुना होगा बोगनविले के बारे में, इसलिए मैंने मैप इंक्लूड किया स्पेशली। ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, ये पपुआ न्यू गिनिया देख रहे हो, और इधर ही आप देख सकते हो कि साथ में आपको एक आइलैंड मिलेगा छोटा सा जिसका नाम है बोगनविले आइलैंड। मतलब आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे आपको बोगनविले आइलैंड मिलेगा। तो दिसंबर 2019 तक ये आइलैंड जो बोगनविले आइलैंड है ये किसके अंडर आता था? पपुआ न्यू गिनिया के अंडर आता था। मतलब एक डिफरेंट टेरिटरी नहीं थी, पपुआ न्यू गिनिया का ही पार्ट माना जाता था। लेकिन दिसंबर 2019 में रिवोल्ट हुए यहाँ पे, और ये कंट्री जो है वो पपुआ न्यू गिनिया से अलग हो गया और एक आप कह सकते हो ऑटोनमस कंट्री की फॉर्म में जो है वो डेवलप हो गया। तो बोगनविले आइलैंड में ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शन होके जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं। और वो नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं? वो बने हैं इनके लीडर जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, और वो कौन बने हैं? इशमेल तोरामा। कौन बने हैं? इशमेल तोरामा। तो एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, खास करके पिक्चर से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे मैंने कल बताया था माली के बने थे, दैट इज द बंदा, तो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो इसका याद रखोगे, इशमेल तोरोमा। तोरो मतलब चलो, अम्मा मतलब माँ, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको आराम से याद हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। और आपको ये कंट्री भी पता लग गया, लोकेशन भी आपको इसकी पता लग गई। इंटरेस्टिंग लोकेशन थी। कैपिटल याद रखना है, क्या है बोगनविले आइलैंड की? बुका। क्या है? बुका कैपिटल। और करेंसी जो है वो अभी पपुआ न्यू गिनिया वाली चल रही है, पपुआ न्यू गिनिया कीना। तो करेंसी इज ए कीना, अदरवाइज पीएनजी कीना कहा जाता है इसको, पपुआ न्यू गिनिया कीना। नेक्स्ट आते हैं अगली न्यूज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एरियल ड्रोन विच इज़ टेस्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम द इंटरिम टेस्ट रेंज दैट इज़ बालासोर ओडिशा रिसेंटली। अभी अभी जो है वो एक ड्रोन को टेस्ट किया गया है। उसकी रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 5 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो जा सकता है। और उसका नाम क्या है? अभ्यास है। ये एक तरह का ड्रोन है जो आप कह सकते हो मिसाइल को गिराने में जो है वो क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरी बार टेस्ट किया गया, पहली बार 2019 में किया गया था, अब इसका दूसरी बार जो है वो टेस्ट किया गया है। इसको डीआरडीओ ने जो है वो क्या किया है? डेवलप किया है। डीआरडीओ का मतलब आपको पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? काफ़ी बार पूछा जाता है, जी सतीश रेड्डी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, और एक अभ्यास जरूर याद रखना है। और ये अभ्यास जो है वो बेसिकली एक तरह का ड्रोन है, और इसको किसी भी मिसाइल के ऊपर जो है वो अटैक किया जा सकता है और उस मिसाइल को नाकाम कर सकते हैं हम। तो अभ्यास याद रखोगे आप। देख सकते हो अभ्यास इस तरह का ये ड्रोन जो है वो दिखता है, और डीआरडीओ मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल इंडिजीनियसली डेवलप्ड सोनर डोम टू बी माउंटेड ऑन विच वॉरशिप। अब देखो ये सोनार जो डोम है बेसिकली ये क्या करता है? समुद्र के नीचे जो पनडुब्बी होती हैं उनके नीचे लगा होता है, ताकि वो देख सकें किस तरह से जो है वो कोई चीज़ आ रही है, कोई आवाज़ निकलती है, कोई सुनता है। तो बेसिकली एक तरह के समुद्र के नीचे के लिए ये पनडुब्बी का जो सबमरीन्स हैं उनके आँख और कान हैं ये जो सोनार डोम है। मतलब ये सोनार रेडिएशन जो आती हैं तो उससे पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ आ रही है उनकी तरफ, या कोई साउंड आती है तो ये कैच कर लेते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आज तक इंडिया में नहीं था ये। हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? मैक्सिमली हम कौन सी कंट्री से करते थे? जर्मनी से करते थे। लेकिन अब हमने खुद बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया फर्स्ट कमर्शियल इंडिजीनियसली, मतलब हमने खुद डेवलप किया है इसको। और वो कौन सी वॉरशिप पे लगाया गया है ये? और ये लगाया गया P-15 अल्फा पे, जो कि डिप्लॉयड हैं दो जगह पे, एक तो कलकत्ता में, एक विशाखापट्टनम में। वहां पे ये सोनार डोम जो है वो लगाया गया। तो अपने ये याद रखना है, सोनार डोम जो है वो अब इंडिया भी बनाता है, और कौन सी वॉरशिप के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है? P-15 अल्फा के ऊपर। तो अब देख सकते हो सोनार डोम ये पानी के बेसिकली अंदर रहता है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे आपको ये सोनार डोम, इसकी जो पूरे सेंसर्स हैं वो ऊपर ही रहते हैं, तो अदरवाइज जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे रहता है जहाँ से ये सेंस करता है। तो सोनार डोम माउंटेड ऑन दी पी अल्फा वॉरशिप। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन टाइप लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सोनार डोम क्या है। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, लाइक फ्रांस हो गया, इवन यूएसए हो गया जो इसके ऊपर काम कर रहा है। आप कह सकते हो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन पहली कंट्री कौन सी बनी जिसने इसको स्टार्ट किया? वो कहते हैं कि हम क्लाइमेटिक जो क्राइसिस है उसको कम करेंगे,
कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को भी कहेंगे कि क्लाइमेटिक रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का वो कम से कम हो, और वो कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जो पहली कंट्री है वो कौन सी कंट्री ने दी है? न्यूजीलैंड। इसको याद रखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, फिर से इसको वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में कर लो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस सेवा ऐप लॉन्च की है ताकि वो अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन ही डाल सकें। इवन जो कंप्लेंट डाली है उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटस है, कहाँ पे वो कंप्लेंट का जो रिजल्ट है वो अभी तक पहुंचा है, कितनी की रिजॉल्व हुई है, तो वो सारा स्टेटस जो है वो आप ऑनलाइन ही देख सकते हो। उसके लिए एक ऐप स्टार्ट की, एपी पुलिस सेवा ऐप। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर जो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। और उसमें 87 तरह की जो पुलिस सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन आपने याद रखना है ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए पुलिस सेवा ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनली किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम कह सकते हैं डेफ हैं उनके लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने इस बार थीम ऐसा रखा है कि डेफ जो पर्सन है उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ हमारे लिए बनाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाता है साइन लैंग्वेज को डेवलप करने में। खास करके अगर आप एटीएम्स में जाते हो वहाँ पे भी ये सुविधा है, हर तरह की सुविधा जो है वो इनको दी जाती है कि इनको डिप्राइव्ड जो है वो ना महसूस हो, इसीलिए जो है वो ये किया जाता है। और इसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? फिनलैंड में है। कहाँ पे? फिनलैंड, हेलसिंकी में है, फिनलैंड में। और इस बार थीम जो है वो क्या रखा गया था? वो रखा गया था साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, मतलब ये सिर्फ डेफ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इस बात को जो है वो आपने याद रखना है। और इस बार जो है वो एक हफ्ता, मतलब पूरा का पूरा सप्ताह जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस नाम से वो सेलिब्रेट किया जा रहा है? दैट इज वीक ऑफ डेफ। और उसको आप ऐसे भी कह सकते हो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। वो 21 सितंबर से स्टार्ट होके 27 सितंबर तक जाएगा। तो देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो एल्जाइमर मंथ याद रखना है सितंबर, और एक आपने याद रखना है न्यूट्रिशन मंथ, वो भी सितंबर है। क्लियर? न्यूट्रिशन वीक 1 से लेकर 7 सितंबर, और इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ वो कौन सा? 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों, वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर याद रखोगे इस चीज़ को, थोड़ा सा ट्रिक लगा के किसी भी तरह से जो है वो याद कर सकते हो। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई है नहीं, लेकिन एस यहाँ पे भी है, एस यहाँ पे भी, कि साइन लैंग्वेज डे जो सितंबर में मनाया जाता है 23 आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 सितंबर को जो है वो ये मनाया जाता है, और इस पर थीम क्या रखा है? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। और मैंने बता भी दिया कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिनलैंड में है। नेक्स्ट, मोस्ट फेमस एक्टर ऑफ द मराठी इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस रही हैं, और इनका नाम क्या है? आशा लता वबगोंकर। आशा लता वेबगांवकर, इनका जो है वो देहांत हो गया है। तो खासी आप कह सकते हो कि जानी मानी अभिनेत्री रही हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की, तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा जो है वो लॉस है। और इनकी डेथ जो है वो कोविड के कारण हुई है, मात्र 79 ईयर्स में इनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो 40 साल का इनका मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो करियर रहा है, जिसमें इन्होंने 100 से ज़्यादा मूवीज़ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि उम्दा करियर, लेकिन ये छोड़ के जो है वो चली गई है मराठी फिल्म इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, मार्क कर लो फ्रेंड्स। स्नो लेपर्ड के नाम से जाने जाना वाला बंदा वो कौन है? अंगरीता शेरपा जो है, इनका देहांत हो गया है। लीवर और किडनी की फेलियर के कारण जो है इनका देहांत हो गया। लेकिन अब ये बंदा फेमस क्यों था? मतलब अंगरीता शेरपा, अगर आपने नाम नहीं भी सुना हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी हैरान हो गए कि ये 10 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल कर चुके हैं। वो आप कहोगे सर वो तो बहुत से लोग कर चुके हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें और हैं कि इन्होंने कोई भी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ नहीं की, बॉटल्ड ऑक्सीजन के बिना जो है वो इन्होंने 10 बार जो है वो स्केल किया है। तो बहुत ही खास बात अब कह सकते हो आप इसको कि विदाउट एनी बॉटल्ड ऑक्सीजन। और खास करके इसमें एक और भी बात है कि ये पूरे वर्ल्ड के ऐसे पहले पर्सन हैं जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं विंटर सीजन में, और वो भी विदाउट एनी ऑक्सीजन। तो कोई सप्लीमेंट ऑक्सीजन नहीं है, विंटर में जो है वो क्लाइंब करते हैं, वो भी एक खास बात होगी। इसलिए इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो याद रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नाम से पता लग रहा है, शेरपा मतलब कौन सी कंट्री से आते हैं? नेपाल से।
तो इसलिए याद रखना ये कौन सी कंट्री से बिलोंग है। तो अंगरीता शेरपा, तो इसको याद रखोगे। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं की फिर भी कोई अंग खराब नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द अंगरीता। तो नेक्स्ट इज ए न्यूज़। बेसिकली आप कह सकते हो कि पिक्चर से करेंगे इसको, इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक 5.9%। ये किसने कहा है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इंडिया की GDP 2020-21 में जो कोलैप्स करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कितने परसेंट कोलैप्स करेगी, ये कोलैप्स करेगी 5.9%। रिसेंटली बताया गया था कि 2022 में ये क्या करेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी का मतलब है वो 19% बढ़ेगी, लेकिन ये बात हो रही है 2020-21 की, तो ये कम हो जाएगी, 5.9% तक गिरेगी। तो काफ़ी मैं बता चुका हूँ आपको कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग बताया, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का UNCTAD का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उनकी तरफ से कहा गया है। तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की तरफ से कहा गया कि 5.9% इंडिया की GDP जो है वो क्या करेगी, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा। कहाँ पे, जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। तो याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है कि पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया जो G20 की मीटिंग हुई थी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये नहीं याद रखना ट्रेड इन्वेस्टर मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि जिसकी मीटिंग होगी वही मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। लाइक अगर कल्चरल मीटिंग है तो कल्चर मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, फॉरेन अफेयर्स हैं तो फॉरेन अफेयर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर वो नहीं है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट कर लेते हैं उस डिपार्टमेंट के। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, G20 की प्रेसिडेंटशिप 2020 की किसके पास है, सऊदी अरेबिया के पास है। और अगर आप देखोगे यहीं चली जाएगी इटली के पास, इसके पास चली जाएगी, इटली के पास 2021 में। और G20 का हेडक्वार्टर कोई नहीं है, इनका कोई ऐसे आप कह सकते हो कि परमानेंट हेडक्वार्टर कोई नहीं बनाया हुआ। G20 की मेंबर कितने हैं, 20 हैं, लेकिन उसमें 19 कंट्रीज ही मेंबर हैं, एक यूरोपियन यूनियन जो है वो इसकी मेंबर है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको याद रखना है, G20 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और इसी तरह से ब्रिक्स को याद रखना है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की मेंबरशिप 2020 की रशिया के पास है, और 2021 में जो किसके पास चली आएगी, इंडिया के पास आ जाएगी। और ब्रिक्स गेम भी इंडिया करवा रहा है, वो कहाँ पे करवाएगा, हरियाणा पंचकुला में, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहाँ पे हो रही है, हरियाणा पंचकुला, तो उसी के साथ मर्ज किया जाएगा। एशियान की मेंबरशिप जो है वो किसके पास है, वियतनाम के पास है 2020 की। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। चलो, तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी और इसी तरह से आप जो है वो न्यूज़ सुनना चाहते हो हर रोज़, तो ये सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, आपको नोटिस मिल जाएगा। बेल बटन को भी आप दबा सकते हो ताकि आपको नोटिस पहले मिल जाए। और 300 गाइस लाइक्स चाहिए, खास करके हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 300 लाइक्स नहीं देते। अगर नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या है कि हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और हम और सेक्शंस के ऊपर वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स जो है वो प्रोवाइड करो। और ये अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अफेयर्स क्लाउड की जो PDF है, अगर आप उसको डेली पढ़ते हो, एक महीना पढ़ लो, और उसके बाद एक महीना ये मतलब वीडियोस देख लो लगातार, अगर दोनों चीज़ें करते हो तो आप एक महीने में, आप जो आज हो वो आप नहीं रहोगे एक महीने के बाद। ये मतलब मेरा प्रॉमिस है कि आप एक महीने के बाद आपको करंट अफेयर सेक्शन में जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो फील होगा। क्योंकि आप देखो, हर रोज़ की वीडियो देख रहे हो आप, उसके बाद आप वीकली वीडियो देखोगे, उसके बाद आप मंथली वीडियो देखोगे, मतलब 3 बार आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो रिवाइज हो जाएंगे। और फिर आप खुद भी PDF पढ़ रहे हो, तो सोचो कितने करंट अफेयर जो है वो आपको याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।